सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके वार्षिक परीक्षा 2022-23 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विथ फुल सॉल्यूशन, लिखित सॉल्यूशन, संपूर्ण हल के साथ बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो को शेयर करो। अभी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 2022-23 यानी कि 2023 का पेपर आपका कक्षा 10वीं विषय रहेगा हिंदी। समय 3 घंटा, पूर्णांक 75। निर्देश आप पढ़ सकते हो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें 30 अंक निर्धारित हैं। फिर 2 अंक के लगभग शब्द सीमा है। आपके 3 अंक के क्वेश्चन हैं। 18 से 20 तक, 21 से 23 तक 4 अंक के और 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर छात्र ने सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को काव्य की दृष्टियों में बांटा, काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो आपका जो रीति काल है उस काव्य की दृष्टि से आपको 3 भागों में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, सूर्य के पदों में तिल की गगरी कहा गया है। तो तिल की गगरी कहा गया है उद्धव को। किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। फिर है आपका चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो ये है आपका अर्ध सममात्रिक दोहा, अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा आपका क्या? चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा। फिर है छात्रों, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। मतलब किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में नेताजी का चश्मा जो कहानी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर किया जाएगा देशभक्ति की भावना, है ना, देशभक्ति की भावना के बारे में आपका नेताजी का चश्मा कहानी है। फिर वह धीरे धीरे होने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आपका उत्तर किया जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर भोलेनाथ और उनके हम उम्र चबूतरे को एक कोने को बना देते थे। तो क्या बना देते थे? नाटक घर बना देते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि छात्रों रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। तो किसको मानते थे? भगवान शिव को परशुराम अपना गुरु मानते थे। फिर है आश्रय का वह शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो आश्रय की वह शारीरिक चेष्टाओं को हमेशा क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अनुभाव कहते हैं। विस्तृत कलेवर और काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत है कलेवर, मतलब बहुत बड़ा है कलेवर, और काव्य क्या है? रसयुक्त रचना, है ना। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा महाकाव्य कहते हैं। और यदि बोले सूक्ष्म या फिर अल्प या फिर मतलब विस्तृत का अपोजिट बोलो, विलोम बोलो, कम बोलो, है ना, संक्षिप्त बोलो, संक्षिप्त कलेवर वाले काव्य को, तो वहाँ पर आपका खंड काव्य आ जाएगा। और जैसे हम देखने वाले कलेवर काव्य को दृश्य काव्य, लेकिन जो बड़ा हो, विस्तृत कलेवर हो, वो आपका महाकाव्य रहेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? महाकाव्य। फिर बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान तक चलती थी। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ में उत्तर आएगा वो आ जाएगा फागुन मास तक। ठीक है, मतलब फागुन के माह तक चलती थी। फिर 5वां क्वेश्चन है, खालिस्तान वाक्य से क्रिया करने या होने की समान सूचना मिलती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विधानवाचक वाक्य से क्रिया करने की या होने की समान सूचना मिलती है। फिर कांटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। तो चांदी की तरह चमक रहे थे। इसके छात्रों आपकी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर आपका स्तंभ आ है, इसके बाद आपका स्तंभ बा है। स्तंभ बा में है उत्साह कविता, मानवीय क्रियाओं का आरोप, रिपोर्टाज की भाषा, सफेद पोस्ट जो कम बोलता हो और अज्ञे। तो यहाँ पर हम इसके आंसर की बात करें, यहाँ पर आपका जो स्तंभ आ में है उत्साह कविता, इसका आ जाएगा आपका एक आहान गीत। ठीक है, फिर मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार को आता है। रिपोर्टाज की भाषा तो फ्रेंच भाषा में है। सफ़ेद पोष, तो सफ़ेद पोष वाला भद्र व्यक्ति हो है। जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। और अज्ञे जो है तार सप्तक के रचनाकार हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर डायरेक्ट इसके उत्तर लिखित देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। दूसरा क्वेश्चन है छात्रों ने यहाँ पर विभव के भेदों के नाम लिखिए। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है लिखिए। किस
किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। फिर 5वां है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। फिर भोलानाथ के पिता फूल की कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। तो अभी इसके उत्तर देखते हैं। रेगुलर बिल्कुल लिखित रूप से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो छात्रों। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर एक वाक्य में फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो उत्तर आपका आएगा किसान और कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। फिर विभाव के भेदों के नाम लिखिए, तो अलम्ब और उद्दीपन, या फिर यहाँ पर शायद अलम्बन है ना, यहाँ पर ना और बढ़ा लीजिएगा, अलम्बन और उद्दीपन। फिर आपका शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद का नन नाम से प्रतिष्ठित है या फिर फेमस है। ठीक है। किस समय में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो अव्ययीभाव समास में। ठीक है, अव्ययीभाव समास में। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो स्वयं का कार्य स्वयं के द्वारा करना। फिर भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते हैं, तो गौरस यानी दूध और भगत भात। ठीक है, गौरस दूध और भात सान कर खिलाते थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, एक वाक्य के बाद सत्य असत्य। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। दोहाई और चौपाई वार्णिक छंद है, ये असत्य रहेगा। मानवीय संस्कृति का अविभाज्य वस्तु है, सत्य। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये सत्य है। और रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सत्य है। पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। अभी आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद रीतिकाल और श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालन किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो हम डायरेक्ट इसके पूरे इकट्ठे उत्तर देखेंगे, पहले सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन देख लो, इसका अथवा क्या है। नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं और कला पक्ष। फिर गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, अथवा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव पर कोई दो विशेषताएं लिखिए। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। इसके उत्तर हम जस्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखना है, अथवा मैं आपको कर सकते हो स्थायी भाव व संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको दोनों के दोनों उत्तर याद करना है, ऐसी बात नहीं कि बस आप मैंने याद कर लो अथवा छोड़ दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी आपको फंस सकता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। मान लो आपको दोनों भी आते हैं, तो आपको है ना, मतलब जो अच्छे से तैयार हो जाए फिर उसे आप लिख लो, बट तैयार करो दोनों। फिर आप यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लो, है ना, 12वें का 13वां क्वेश्चन देख लो, 14वां देख लो, 15वां देख लो। इसको तो डायरेक्ट हम अभी देखने वाले हैं। 16वां देख सकते हो, 17वां, 18वां, 18वें के बाद 19वां देख लो आप यहाँ पर। इसके बाद 20वां पॉज करके देख लो, 21वां देख लो। फिर आपका यहाँ पर लास्ट है 22वां और 23वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अभी हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले छात्रों आप देख सकते हो आपका जो बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का पेपर सही सॉल्यूशन जो आपके सामने है, आप फिर से चेक कर लो। पहले में 3 भागों में, फिर उद्धव को, अर्धसम्मातिक छंद, देशभक्ति की भावना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नाटक घर आदि आपको देखो उत्तर है यहाँ पर लिखित रूप में। तो हम कहाँ पहुँचे हैं, 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर में, तो सीधे वही देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 6 नंबर में, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखना है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस का अधिक वर्णन हुआ है, इसलिए कुछ लोग इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। रीतिकालीन कवि हैं घनानंद और केशव दास। ठीक है। फिर नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर क्या जाएगा, क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। फिर है आपका कुंठा संत्रास मृत्युबोध को मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण। फिर है आपका 7वां प्रश्न जो कि है तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तुलसीदास की दो रचनाएं क्या हो जाएंगी, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। कला पक्ष में भाषा ब्रज एवं अवधि, अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, छंद चौपाई, दोहा, पद सवैया और कवित्व। शैली की बात करें तो प्रबंध एवं मुक्तव्य। अथवा वाला जो है आप छात्रों चेक कर लेना, यानी हम बात कर रहे हैं नागार्जुन की, इसे आपको खुद से चेक करना है इसकी काव्यगत विशेषताएं और रचनाएं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 8वां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है।
तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन कभी कहीं और कहीं रहता है। उन्हें योग की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनकी चंचलता समाप्त हो सके। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में एक निष्ठ है, वह चंचल नहीं है, इसलिए हमारे लिए योग व्यर्थ है। फिर अथवा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर आएगा, राम का स्वभाव विनम्रता, धैर्य, संयम तथा गंभीरता का परिचय देता है। और सेकेंड पॉइंट डालना है आपको, राम साहसी व शक्तिशाली हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छात्रों, फागुन में ऐसा क्या होता है जो कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, फागुन में बसंत ऋतु आती है। इस समय पेड़ पौधे हरे लाल पत्तों रंग बिरंगे फूलों से लदे रहते हैं। चारों ओर भीगी भीगी सुगंधित हवा चलती है, ना सर्दी होती है ना गर्मी। मौसम मनोहर होता है, पक्षी चहचहाते रहते हैं। यह ऋतु ऋतुओं की राजा मानी गई है। इतना सुहावना तथा मनोहर वातावरण अन्य किसी ऋतु में नहीं होता है, इसलिए फाल्गुन अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। अथवा क्वेश्चन आपका, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है तथा हवा की धड़कन का सिमटा हुआ संकोच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड का पूरी 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपके सामने उत्तर है, विशेषता पहली, खंड काव्य में नायक के किसी एक खंड का वर्णन होता है, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसमें अथवा आपका स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपके सामने अंतर है, स्थायी भाव में पहला आएगा, मानव हृदय में सुषुप्त रूप में रहने वाली मनोभाव है, स्थायी भाव कहलाते हैं। फिर मानव हृदय में अन्य अनंत भाव जागृत तथा विलीन होते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव का नेक्स्ट पॉइंट आएगा, स्थायी भाव की संख्या 10 है और फिर संचारी भाव की संख्या 33 है। 11th क्वेश्चन है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके देखो परिभाषा देख सकते हो, चौपाई एक सम्मातिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मंगल भवन अमंगलहारी तबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ पर आपके भगवान श्री राम की जो भी आपकी लिखी हुई हैं ये पॉइंट है ना, ये दोहा दिया गया है आपको, चौपाई छंद दिया गया है तो इस चौपाई छंद को छात्रों बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। और साथ साथ में जो मात्राएं हैं, लघु की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, इन्हें भी सीख लीजिए। देखो जहाँ पर आपकी 2 एक ऐसे माँ में आ की लग जाती है ना, माँ में बड़ी की लग जाती है, माँ में बड़ा ऊ की लग जाती है, माँ में औ की लग जाती है ना, मतलब डबल मात्राएं होती है, वहाँ पर एस लगता है। और जहाँ पर सिंगल मात्रा होती है, जैसे कि आपका माँ बस है ना, माँ में आ की नहीं लगी है, आप कोई मात्रा नहीं लगी, माँ बस है, या फिर माँ में छोटी की लगी है, या फिर माँ में छोटा ऊ की लगी है, या फिर माँ में ए की लगी है ना। तो यहाँ पर आपका बस एक ही आता है, एक। या फिर जब आई औ ओ या फिर माँ में आ की मात्रा भी लगी हो, वहाँ पर ऐसा आता है। चंद्र बिंदु भी लगी हो तब भी आपका ऐसा आता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, समझाइए। तो जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई, आग लंका सारी, जरी गई निशाचर भाग, है ना, ये आपका हो जाएगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखिए। तो छात्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो निबंध की परिभाषा है, इसे आपको खुद से ढूंढनी है, अच्छे से तैयार करनी है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको 2 कॉलम बनाने होंगे, इसे अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा, जिससे आपको जो आपका सामने वाला एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला है, आपको अच्छे से देखे, आपका व्यवस्थित कॉपी है, अपने अंतर को बराबर कॉलम बना के बराबर लाइन खींच के अच्छे से लिखा है, एक साइड ब्लैक पेन में, एक साइड ब्लू पेन में, तो अच्छा इंप्रेशन जाता है और चेक करने वाला आपको फुल मार्क्स देता है। तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, कहानी में लिख देना कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास दीर्घ आकार बड़ा होता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है, उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है। ठीक है, फिर 13वां क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। तो देखो स्वयं प्रकाश की यहाँ पर है 2 रचनाएं, सूरज कब निकलेगा और जलते सहज जहाज पर। भाषा शैली की बात करें तो सहज है, सरल सुस्पष्ट भाषा, भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैली। मन्नू भंडारी की बात करें तो 2 रचनाएं हैं आपकी, मैं हार चुकी
और बिना दीवारों का घर। भाषा शैली व्यवहारिक भाषा शैली की बात करें तो भावात्मक, वर्णनात्मक, संरचनात्मक, संवाद, व्यंग्यात्मक शैली। 14वां क्वेश्चन है आपका, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो यहाँ पर आपको होता है देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के देश पर बलिदान होने वाले के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें श्रद्धा है, इसलिए वह उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। उनके मन में देश के प्रति फौजियों जैसा ही भाव है, इसलिए इसे लोग कैप्टन कहते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की, लिखिए। तो इसको उत्तर आपके सामने छात्र, बेटे को पॉज करो, अच्छे से इसे याद कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां की सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पारंपरिक अवधि लोकोक्तियों, लोकगीतों एवं चेती में सेनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। सेनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादन के क्षेत्र में आदर्श स्थान रखते हैं, इसी कारण उन्हें सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। फिर है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? तो अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। उसकी समानता जैसे बिना किसी प्रयास के यह वस्तु प्राप्त हो गई है, यह साव्य हो तो कही जा सकती है, किंतु संस्कृत नहीं। वास्तविक संस्कृत तो आविष्कार करने वाला ही होता है। फिर आपका 16वां प्रश्न है, इसका उत्तर आपके सामने आप देख सकते हो, अथवा वाला उत्तर भी आप देख लीजिए यहाँ पर। देन आपकी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 17वां क्वेश्चन, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। तो बच्चों का माता पिता के प्रति होने वाला प्रेम विविध प्रकार से व्यक्त होता है। बच्चे माता पिता के साथ बात करके, उनकी गालों को चूमकर, उनके साथ खेलकर, उनके साथ घूमने जाकर, अटकन बटकन खेलकर, कहानी सुनाकर, मीठे स्वर में गीत गाकर तथा तुतली भाषा में बातें करके माता पिता के प्रति होने वाली अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता पर अपना अधिकार मानते हैं, इसलिए वे अपनी हर मांग उन्हीं से करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी उन्हीं से कराते हैं। इस प्रकार मांग में उनका विरोध नहीं, प्रेम भाव होता है। फिर आपका गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? इसका उत्तर आपका देखो आ जाएगा। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कोदाल व हथौड़े होते हैं। काइयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। उनकी महत्त्व व श्रम साधना साथ साथ देखी जा सकती है। यहीं कि पहाड़ें ही रास्ता बनाती हैं, सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गड्ढर उठाती हैं, हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करवाते हैं। अतः गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं। 17 क्वेश्चन के उत्तर हो चुके हैं, है ना। फिर आपके जो आगे के क्वेश्चन 18, 19, 20, 21 ऐसे आपको क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन आप देख लो। पहला सप्रसंग व्याख्या भावार्थ लिखना है, तो आपका ये है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत स्नेह तगा ते, जो यहाँ पढ़ लीजिए पूरा। फिर 19 में आपको गद्यांश पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो आप इसे देख लीजिए, इसका उत्तर आप चेक कर लेना। 20वां है मीठी बोली का महत्व और इसका आदर्श विज्ञापनों की 3 विशेषताएं। 21वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसका उत्तर आप चेक कर लेना। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? श्रम सबसे अमूल्य धन है, तो सबसे अमूल्य धन श्रम आपका आ जाएगा यहाँ पर लेखा, जो भी आप चेक कर लेना एक बार। फिर आप देख रहे हो ना 22वें प्रश्न का उत्तर, जो कि आपका है, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। और अथवा में प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से सारगर्भित निबंध लिखें। विद्यार्थी जीवन, पर्यावरण प्रदूषण से हमारी व्यक्तिगत भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जल संरक्षण। ओके छात्रों, तो सारे प्रश्न आप पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में से लगभग 70 to 80% क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे, तो आप बहुत अच्छे से तैयार करो छात्रों, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।